गुड इवनिंग। आज से आपके साथ पेपर 2 के टॉपिकों की विद क्वेश्चंस चर्चा शुरू कर रहे हैं। हर टॉपिक की चर्चा करेंगे और उससे एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस है वो आपके साथ चर्चा करते रहेंगे। सबसे पहला जो चैप्टर पेपर 2 में है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल इवोल्यूशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग, भारतीय संविधान का उद्विकास। ठीक, भारतीय संविधान में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे पहला तो उद्विकासीय है, उसके बाद प्रस्तावना, उसके बाद मौलिक अधिकार, फिर नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, और फिर आधारभूत संरचना का सिद्धांत, नवीं अनुसूची, सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका, विवाद इसमें बहुत रहा है, आज क्या स्थिति है, वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। तो अब जो पहला इसमें है वो है हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग, इसी पे मैं आज चर्चा करूँगा आपके साथ। तो ऐतिहासिक उद्विकास बहुत अच्छा है, और ऐतिहासिक उद्विकास ऑब्वियसली जो आपने हिस्ट्री वाला सेक्शन तैयार किया है उसी से ये आपका संबंधित है। ठीक, तो बट आगे इसमें हम आगे अप्लाइड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की भी बात करेंगे, लेकिन वो अगले वीडियो में। तो इसमें मेन चीज़ क्या है, हिस्टोरिकल एवोल्यूशन, भारतीय संविधान का जो उद्विकास है, क्योंकि इस पर जो प्रश्न आते हैं वो ये आते हैं कि भाई भारतीय संविधान का जो स्वरूप है मूलतः वो ब्रिटिश विधायी सुधारों में निहित है। ठीक है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के और क्राउन तक जो विधायी सुधार हुए उनको आपको समझना है। ठीक है, कि 1602 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को महारानी ने चार्टर दिया था 1602 में। ठीक है, 217 इसके भागीदार थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, और उन्हें व्यापार करने का एक अधिकार पत्र दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। लेकिन बाद में जब ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा कि यहाँ पे वो सत्ता में शामिल हो सकती है, तो धीरे धीरे आपका वो यहाँ पे अपनी किलेबंदी करने लगी। ठीक है, आपके सूरत में, आपके चेन्नई, मद्रास में, आपके कलकत्ता में धीरे धीरे वो बढ़े, और बाद में उन्होंने फ्रेंच जो शक्ति थी भारत में, ठीक है, वो उनको उखाड़ करके और एक तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पूरा बिजनेस का साम्राज्य यहाँ पे स्थापित किया। ठीक, चाहे वो दक्षिण के कर्नाटक वॉर हों, चाहे वो बंगाल के प्लासी और बक्सर के युद्ध हों। तो इस तरह से वो थोड़ा आपको हिस्ट्री में जाना पड़ेगा कि किस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी आई और ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस प्रकार से शासन सत्ता को अपने हाथ में लिया। क्योंकि जब शासन सत्ता इनके हाथ में आ गई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, ठीक है, जो आपका प्लासी का युद्ध था 1756, और उसके बाद बक्सर का युद्ध था, तो बक्सर के युद्ध के बाद से आपका द्वैत शासन वहाँ पे शुरू हो गया बंगाल में। और द्वैत शासन क्या था, ड्यूअल रूल का था, कि नवाब के पास प्रशासनिक अधिकार तो रहे लेकिन राजस्व के अधिकार कंपनी के पास चले गए। ठीक, कि जो रेवेन्यू कलेक्शन की पावर्स थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चली गई। और ईस्ट इंडिया कंपनी क्योंकि मोस्टली थी तो एक कमर्शियल इंटरप्राइजेस, ये तो एक वाणिज्यिक उपक्रम था, और इनको राजस्व एकत्रित करने की कोई की जानकारी नहीं थी, कोई तरीका इनको पता नहीं था। ठीक, तो किस तरह से इन्होंने धीरे धीरे अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप डेवलप किया, जो बाद में भारत के स्वतंत्र भारत के में भी प्रशासनिक संरचना का आधार बना। आपको पता होगा कि 1772 में सबसे पहले कलेक्टर इंस्टीट्यूशन की स्थापना की गई, क्योंकि बंगाल में जब इनको अधिकार मिल गए, राजस्व के अधिकार मिल गए, तो पहले इन्होंने वहीं के जमींदारों के साथ 1 ईयर सेटलमेंट किया, 1 वर्ष बंदोबस्त किया, वो असफल रहा, फिर 5 वर्ष भी किया, वो भी असफल रहा। तो फिर इन्होंने, बल्कि हुआ क्या था कि उससे एब्सेंट लैंडलॉर्डिज्म की समस्या आ गई थी, अदृश्य जो ये होते थे, बिचौलिए होते थे, उनकी लिंक बन गई। ठीक है, भाई तभी मैंने ईस्ट इंडिया कंपनी से ठेके पे 3 गांवों की ज़मींदारी ले ली बंगाल में। ठीक, गोविंदपुर, सुल्तानावती और कोलकाता, ये 3 गांव जैसे मेरे को ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1000 टका में दे दी कि 1000 टका मेरे को देना है कंपनी को 1 साल बाद। लेकिन मैंने क्या किया कि मैं खुद उसमें इंडल्ज नहीं होना चाहता था, मैंने 1000 टका की जगह दूसरे को दे दिया कि तू मुझे 1200 टका देना, तू रख देना। ठीक है, जब तक मुझे लास्ट तक, और 12 टका जिसने मुझे 12 टका प्रॉमिस किया उसने फिर आगे बेच दी, उसने 1300 टका में बेच दी, उसने उससे आगे वाले ने 1400 टका में बेच दी। तो इससे क्या हुआ कि एक अदृश्य जमींदारी की चेन बन गई, और इसने
पूरी तरह बंगाल को बर्बाद कर दिया। आप जानते हैं कि बहुत सारे अकाल पड़े और इसी दौरान बंगाल में डी एग्रीकल्चराइजेशन का फेज चला, ठीक है, विकृषीकरण हुई, लोग कृषि छोड़ छोड़कर अन्य कामों में भाग गए। जब क्योंकि लगान के नाम पर उनका घर छीन लिया जाता था, बर्तन छीन लिए जाते थे, मवेशी छीन लिए जाते थे, उनकी फसलें काट के ले जाते थे जमींदार के आदमी, तो इसलिए वो भाग गए वहाँ से। अब जब किसान खेती नहीं करता था तो अन्न उत्पादन नहीं हुआ, तो फिर इस दौरान ब्रिटिश रूल के दौरान बंगाल में विश्व के सबसे भयंकर अकाल पड़े, और वो मानव निर्मित अकाल थे, क्योंकि लोग कृषि छोड़कर भाग गए, कृषि हो ही नहीं रही थी, अन्न पैदा ही नहीं हो रहा था। तो फिर कंपनी की गतिविधियों को रेगुलेट करने की कोशिश की गई, ठीक, कंपनी रेगुलेटिंग एक्ट आया, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, ठीक है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट की स्थापना भी करता है। आप जानते हैं कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, और मद्रास और मुंबई के गवर्नर्स को उसके अधीन बना दिया गया। यहाँ से स्वतंत्र केंद्रीय सरकार की स्थापना की प्रारंभ हो जाती है, और ये प्रक्रिया चलती रहती है, ठीक है। 1758 में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म होकर के ब्रिटिश क्राउन का प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। पहले रेगुलेटिंग एक्ट आते थे कंपनी की गतिविधियों को रेगुलेट करने के लिए, उसके बाद आपके 58 से भारत के ये आने लगे कि पहले काउंसिल एक्ट्स आए, ठीक है, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आए। काउंसिल एक्ट में ये था कि 61 में भी था कि भाई हम भारतीयों को नीति निर्माण में जगह देंगे, जो विरोध हो रहा था, ठीक है। फिर ऐसे रेगुलेटिंग एक्ट चलते रहे। 1833 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार खत्म हुआ, और फिर 1858 के बाद से ब्रिटिश क्राउन की सत्ता आई, और 1858 के बाद से लेकर के और आपके 1909, ठीक है, मांटे मिनरल रिफॉर्म, और फिर 1919 का माउंटिंग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, और लास्ट में 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो ये जो सारे, ठीक है, 1909 का जो था आपका वो सेपरेट रिप्रेजेंटेशन वाला, सेपरेट इलेक्टोरल कॉलेज फॉर माइनॉरिटीज़ बनाने की मुसलमानों के लिए जो अलग से व्यवस्था दी गई थी, वो आगे चलकर विभाजन का कारण बनती है। 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था उससे द्विसदनीय व्यवस्था हुई, और 1935 का भारत शासन अधिनियम तो बहुत वृहद था, बल्कि आप कह सकते ये कहा जाता है कि करीब 200 अनुच्छेद हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से अपने नए संविधान में रखे, क्योंकि सारा बेस बना दिया था, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन ये आते हैं कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क इज डीपली रूटेड इन ब्रिटिश कॉलोनियल लेजिस्लेटिव रिफॉर्म कमेंट, ठीक है, कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क इज डीपली रूटेड इन ब्रिटिश कॉलोनियल लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स कमेंट, कि भारत का जो संवैधानिक ढांचा है वो ब्रिटिश कॉलोनियल जो विधायी सुधार थे, या ब्रिटिश कालीन जो विधायी सुधार थे, उनमें गहराई से अंतर्निहित है, ठीक है। क्योंकि कई बार ये भी आता है प्रश्न कि भाई भारत ने संसदीय लोकतंत्र क्यों नहीं अपनाया, जबकि उस समय हमारे पास दो विकल्प थे। 1947 में अमेरिका का भी हमारे सामने विकल्प था, हम राष्ट्रपति प्रणाली भी ला सकते थे, लेकिन आखिर हम क्यों लाए संसदीय लोकतंत्र? क्योंकि संसदीय लोकतंत्र की परंपरा भारत में 1861 से शुरू हो गई थी, और वो परंपरा आगे धीरे धीरे परिपक्व हो रही थी, ठीक है। पहले भारतीय जो प्रथम पीढ़ी थी नेतृत्व की, नेहरू जी, पटेल जी, ये आपके अर्बन लोकल बॉडीज़ में आए। नेहरू जी इलाहाबाद नगर निगम के से चुने गए। इस तरह ये धीरे धीरे सीख रहे थे, ठीक है, लोकतांत्रिक संसदीय लोकतंत्र में कार्य करने का प्रशिक्षण ले रहे थे। आगे बाद में विधानसभाओं में, राज्य विधानसभाओं में, और फिर संघ की केंद्रीय जो सभा, इसमें भी आपके हमारे लोग चुन के जाने लगे थे। तो चूँकि हम संसदीय लोकतंत्र 1 शताब्दी से हम धीरे धीरे संसदीय लोकतंत्र में हैबिचुअल हो चुके थे, इसलिए हमारे लिए ये संभव नहीं था कि हम अमेरिकी राष्ट्रपति प्रणाली अपनाते। तो ये जो संवैधानिक सुधार किए थे, ये ब्रिटिश उपनिवेशिक काल के दौरान हुए थे। इसीलिए ये कहा जाता है कि भारत के संविधान का जो मूल ढांचा है वो ब्रिटिशकालीन विधायी सुधारों में निहित है, ठीक है। तो ये इस प्रकार के प्रश्न आपको तैयार करने हैं, और थॉरली इस चीज़ को पढ़िए, बहुत आनंद से पढ़िए, बहुत इंटरेस्ट से पढ़िए, इससे जुड़े हुए क्वेश्चन भी सॉल्व करते रहे।
10 मार्क्स से लेकर के 20 मार्क्स के क्वेश्चन इस पे आते हैं। 200 वर्ड तक आपको लिखना होता है। तो पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।